Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic just and equitable reasons for winding up. जैसा कि जब हम वाइंडिंग अप के ग्राउंड्स को स्टडी कर रहे थे तो हमने उसमें एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्टडी किया था कि जो ट्रिब्यूनल है वो जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस के बेसिस पर भी कंपनी के वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है। तो हम उन पर्टिकुलर जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस को यहाँ आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। The tribunal may also order the winding up of a company if the tribunal is of opinion that it is just and equitable that the company should be wound up। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पर कंपनी को वाउंड अप किया जाना जरूरी है तो ट्रिब्यूनल कंपनी के वाउंड अप के लिए ऑर्डर दे सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल में हम किन पर्टिकुलर फैक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उसके साथ साथ ये किन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर जनरल लेवल पर बात करी जाए तो जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया जाता है कंपनी के वाइंड अप का अंडर दिस क्लॉज तो ट्रिब्यूनल कंपनी के इंटरेस्ट के साथ साथ एम्प्लॉय के इंटरेस्ट, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी कंसीडर करती है। तब जाकर वो डिसीजन लेती है कि उसको जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर कंपनी को वाइंड अप करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन के बेसिस पर वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल की जाती है किसी भी पर्टिकुलर पिटिशनर के बेसिस पर, तब जो ट्रिब्यूनल है वो वाइंडिंग अप के ऑर्डर को रिफ्यूज़ भी कर सकती है। अगर उसको कुछ ऐसा लगता है उस पिटीशन में कि कंपनी का वाइंड अप नहीं किया जाना चाहिए तो कंपनी के वाइंड अप को वो फॉलो भी नहीं कर सकती है। ऐसा किन किन केसेस में होता है वो केसेस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला केस है इसके अंदर, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट सम अदर रेमेडी इज अवेलेबल टू द पिटिशनर, यानी कि अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है, कोर्ट को ये लगता है, उनकी ओपिनियन में पिटिशनर के लिए अगर कोई और रेमेडी अवेलेबल है तो पहले उस रेमेडी पर विचार किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, ऑर्डर वाइंड अप का नहीं दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा केस है अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जो पिटिशनर है वो अनरीजनेबल बेसिस पर एक्ट कर रहा है और वो बिना वजह कंपनी के वाइंड अप को फॉलो करना चाहता है जबकि इसके अलावा अदर रेमेडीज भी अवेलेबल हैं और उन रेमेडीज के बेसिस पर भी जो पिटिशनर है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, लेकिन वो बिना वजह या अनरीजनेबल बेसिस पर कंपनी के वाइंड अप को कराना चाहता है, तब भी उस केस में जो ट्रिब्यूनल है वो वाइंड अप की पिटीशन को खारिज कर सकती है, उसको रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं जिसमें जो ट्रिब्यूनल है वो वाइंड अप के ऑर्डर को रिफ्यूज कर सकती है। It means that winding up orders is in the nature of last resort when other remedies are not enough to protect the interest of the concerned, यानी कि जो पिटिशनर है, ये जो कंसर्न पर्सन है जिन्होंने पिटिशन फाइल करी है, अगर उनके लिए या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर रेमेडीज अवेलेबल नहीं होती हैं तब वाइंडिंग अप को लास्ट रिजॉर्ट के रूप में फॉलो किया जाता है। तब कंपनी के वाइंड अप के लिए कोर्ट ऑर्डर देती है अगर उसके अलावा और कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज पर्टिकुलर grounds on the basis of just and equitable grounds on the basis of the tribunal may pass the winding up order of the companies। तो ट्रिब्यूनल के पास्ट ऑर्डर के बेसिस पर हम इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स को स्टडी करते हैं। द वेरी फर्स्ट ग्राउंड ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल इज डेडलॉक इन मैनेजमेंट। डेडलॉक यानी कि जब कंपनी के मैनेजमेंट में टोटल डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो उस टोटल डेडलॉक की कंडीशन में
जो ट्रिब्यूनल है वो वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है अगर कोई भी अदर प्रैक्टिकल रेमेडी अवेलेबल नहीं है उस केस में। डेडलॉक का मतलब क्या है? सपोज करिए कि कंपनी के अंदर केवल 2 ही डायरेक्टर्स हैं, सपोज करिए, और वो दोनों डायरेक्टर्स इस तरह से हैं कि उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर डिस्प्यूट्स हैं, और डिस्प्यूट्स होने की वजह से दोनों एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अब उस केस में क्या होगा कि वो ना तो कंपनी के इंटरेस्ट से वर्कआउट कर रहे होंगे, ना ही एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट कर रहे होंगे, और वो ना ही किसी और के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस केस में जो ट्रिब्यूनल है वो डेडलॉक की कंडीशन को सपोज करते हुए कंपनी के वाइंड अप के ऑर्डर्स को पास कर सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? सेकेंड कंडीशन इज लॉस ऑफ सब स्ट्रेटम। सब स्ट्रेटम का मतलब होता है बुनियाद का हिल जाना। जब कंपनी की बुनियाद खत्म होनी शुरू हो जाए, when the company or when the substratum of a company has lost, then it is just and equitable to wind up the company। और जब हम सबस्ट्रेटम की बात करते हैं किसी भी कंपनी के रेफरेंस में, तो वो इन पर्टिकुलर केसेस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो सबस्ट्रेटम है वो लूज हो चुकी है। पहली कंडीशन है इसके अंदर वेयर द सब्जेक्ट मैटर और बेसिस ऑफ सर्वाइवल ऑफ कंपनी इज लॉस्ट। जब किसी भी कंपनी का सब्जेक्ट मैटर या उसके सर्वाइवल का बेसिस खत्म हो जाता है तब उसके सब स्ट्रेटम भी लॉस हो जाता है, और उस केस में वाइंड अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यानी कि मान लीजिए कि कंपनी की जो एंटायर असेट्स हैं वो उसके लैंडर्स के द्वारा सीज कर दी गई हैं। अब जब सीज कर दी गई हैं तो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, और जब सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया तो उस केस में ट्रिब्यूनल कंपनी के वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड को बेस मानते हुए लॉस ऑफ सब स्ट्रेटम कैटेगरी में। और दूसरा केस अराइज होता है जहां कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है वो उसको गेन करने में सब्सटेंशियली फेल हो चुकी है। यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने इनकॉर्पोरेशन को फॉलो किया था वही ऑब्जेक्टिव अब फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो भी हम कहेंगे देयर इज अ लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक कंपनी को फॉर्म किया गया था कॉफ़ी को मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से, और इसमें जर्मन पेटेंट के बेसिस पर कॉफ़ी को मैन्युफैक्चर करना था। ये उसने ऑब्जेक्टिव अपना फॉलो किया, लेकिन हुआ क्या कि उसको जर्मन पेटेंट नहीं मिला, और जर्मन पेटेंट ना मिलने के बावजूद भी कंपनी ने कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, वो भी अदर पेटेंट्स पर। तो इसको जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव था कंपनी का उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो यहाँ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द लॉसेस वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट अ लॉस। इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी बी वाउंड अप। यानी कि जब कंपनी या कंपनी के बिजनेस को इस तरीके से कैरी आउट किया जा रहा है जहां प्रॉफिट के कोई चांस ही नहीं है, और कंपनी लगातार पहले भी लॉस को इनकर कर रही थी और आगे भी वो केवल और केवल लॉस को ही इनकर करेगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कंपनी के बिजनेस को इस तरह से कैरी ऑन किया जा रहा है उसकी वजह से, तब क्या होता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर कंपनी को वाउंड अप का ऑर्डर ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट ग्राउंड इज ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर, अगर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये कब पॉसिबल होता है? जब when the directors of a company abuse their powers to such an extent which seriously prejudices the interest of minority shareholders। यानी कि जब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर्स को मिसयूज करते हैं, और मिसयूज करते हुए और इस लेवल तक मिसयूज करते हैं जिससे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट बहुत बुरी तरीके से प्रेजुडाइज्ड किए जा रहे हैं, ऑप्रेस्ड किए जा रहे हैं। तो इस केस में जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर कंपनी के वाउंड अप को फॉलो किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? जब कंपनी के डायरेक्टर्स पावर का मिसयूज करें और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ऑपरेसिव कंडीशंस क्रिएट कर दें
तो कंडीशन बनेगी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड की, और उस बेसिस पर कंपनी के वाउंड अप को ऑर्डर को पास किया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसके अंदर, दैट इज द फ्रॉडुलेंट और इलीगल पर्पस। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी है, द कंपनी हैज बीन फॉर्म टू कैरी आउट एनी इलीगल और फ्रॉडुलेंट पर्पस। कंपनी को जब फॉर्म किया गया तो इसको इलीगल और फ्रॉडुलेंट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। फेयर प्ले होना चाहिए। अगर कंपनी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को फॉलो कर रही है तो उसका एक फेयर प्ले होना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी वहाँ नहीं फॉलो होनी चाहिए, ना ही कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी फॉलो होनी चाहिए। अगर धोखाधड़ी से और बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किसी भी एक्टिविटी को फॉलो किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो उसको जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पर वाइंड अप किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी को फॉर्म किया गया था फॉर द सोल पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ लॉटरी। लॉटरी को कंडक्ट करने के पर्पज से ही कंपनी को फॉर्म किया गया। तो ये कैसा पर्पज है? इलीगल पर्पज है। और इस इलीगल पर्पज को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हो आप? कंपनी के वाइंड अप का ऑर्डर पास किया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फेलियर टू पे डिविडेंड। क्या होता है, कभी कभी कंपनी लगातार प्रॉफिट को तो अर्न कर रही होती है या प्रॉफिट को अर्न नहीं कर रही होती है, लेकिन वो लगातार अपने मेंबर्स की रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाती है, और उसके अकॉर्डिंग जो डिविडेंड पे किया जाना चाहिए वो डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं कर पाती है और उसको मीट करने में फेल हो जाती है। तो इसको भी एक जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर फॉलो किया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल, और इस केस में कंपनी के वाइंड अप के ऑर्डर को भी फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द पब्लिक इंटरेस्ट। जहां कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करता है और कंपनी अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से रन कर रही है कि इट इज ऑपरेसिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट, देन द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी अपने कैपिटल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रही है, यानी कंट्री के जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं अगर उसको वेस्ट कर रही है तो इसको पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कंसीडर करते हुए जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के वाउंड अप के ऑर्डर को फॉलो कर सकती है। और लास्ट केस क्या बनता है इसके अंदर? बबल कंपनी। क्या होती है बबल कंपनी? बबल कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी बिजनेस और असेट्स और हैज़ नो प्रॉपर फाउंडेशन, उसे हम बबल कंपनी का नाम देते हैं या फ्लाई बाई नाइट कंपनी का नाम देते हैं, जिसके पास ना तो कोई बिजनेस होता है और ना ही इसकी कोई एसेट्स होती है, ना ही इसका कोई प्रॉपर फाउंडेशन होता है। तो ऐसी कंपनी को हम बबल कंपनी का नाम देते हैं, यानी कि जो रातों रात भाग जाती हैं कंपनियाँ, लोगों को लालच देती हैं कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें पे किया जाएगा, वो इन कंपनीज में अपने फंड को जमा करें, अपनी गाड़ी कमाई को जमा करें, और फिर उसके बाद क्या होता है जब उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये उस पैसे को लेकर भाग जाती हैं, जैसा कि आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कंपनीज के रेफरेंस में। तो ऐसी कंपनीज को हम बबल कंपनी का नाम देते हैं। इन कंपनीज का पर्पज होता है पब्लिक के गाड़ी कमाई के पैसे को लूटना और उसको अपनी जेब में भरना। तो इसको फॉलो मानते हुए या इसको जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पर फॉलो करते हुए कंपनी के वाइंड अप के ऑर्डर को ट्रिब्यूनल फॉलो कर सकती है। ओके, सो दीज ऑल आर द जस्ट एंड इक्विटेबल grounds where the tribunal may order for wind up of a company. Thank you.